त्रिपुरा के सम्मानित जो स्टैंडिंग काउंसिल थे उनसे कहा था कि आप रिजवाइंडर दाखिल करिए, और उनको समय दिया था 13 अक्टूबर की। ध्यान दीजिएगा कि 13 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी और 19 नवंबर का डेट दिया गया था। 13 अक्टूबर से 19 नवंबर, यानी ये लगभग 36 दिन का था। उस 36 दिन में हमने बताया कि 36 दिन बाद आज डेट था। आप उस न्यायिक प्रक्रिया पर भी ध्यान दीजिएगा, 36 दिन बाद आज डेट था। त्रिपुरा सरकार को रिजवाइंडर दाखिल करना था। अब त्रिपुरा सरकार ने रिजवाइंडर न दाखिल करके उसने कल ही एक एप्लीकेशन सबमिट किया था कि उनको 3 हफ्ते का समय दिया जाए रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए। अब आगे बढ़े उससे पहले बताएं, कई शिक्षक साथी हमें बार बार मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जो ग्रुप है उसमें पूछ रहे हैं ये रिजवाइंडर क्या होता है, रिजवाइंडर होता क्या, वो बार बार ये पूछ रहे हैं। तो मैं संक्षेप में बता दूं, क्योंकि बहुत से शिक्षक साथी हैं जो कभी इस न्यायिक प्रक्रिया में आए नहीं है। आज जब ये प्रकरण आया है तो उनको भी इस न्यायिक शब्दों के साथ उनको सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथी माननीय उच्च न्यायालय त्रिपुरा से, हाई कोर्ट से, वहां से जीतते हैं, डबल बेंच से जीतते हैं। डबल बेंच कहती है कि इनको टेट की अनिवार्यता इनके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इनकी नियुक्ति 2011 के पूर्व हुई है, इनको टेट की जरूरत नहीं है। तो उस निर्णय के खिलाफ एक त्रिपुरा सरकार एसएलपी दाखिल करती है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग आराम से सुन लीजिए, ये आपका भ्रम रिजवाइंडर क्या है वो दूर हो जाएगा। वो एसएलपी दाखिल करती है कहां? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। वो जो भी रीट में आते हैं, एसएलपी में जो जो उनके बिंदु रहते हैं, फिर उस पे हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथियों की तरफ से हमारे जो विद्वान अधिवक्ता हैं वो उनके प्रश्नों का काउंटर करते हैं। इसको कहते हैं काउंटर सबमिट किया जाता है। काउंटर सबमिट किया गया। अब उस काउंटर में माननीय सलमान खुर्शीद जी ने जो एक प्रश्न उठाया माननीय दीपंकर दत्ता जी को, कि आपका जो निर्णय है, जो आदेश है 1 सितंबर 2025 का, उसके तहत ये शिक्षक नहीं आते हैं जिनकी नियुक्ति 2011 से पूर्व हुई थी, क्योंकि ये एनसीटी के 2001 के नोटिफिकेशन हुए। तो इस पर फिर माननीय दीपंकर जी कहते हैं कि आप, यानी त्रिपुरा सरकार को, कि आप इस पर रिजवाइंडर दाखिल करिए, यानी इन्होंने जो प्रश्न उठाया है आप इसका जवाब दीजिए। तो यानी काउंटर के बदले में एक बार फिर उनको मौका दिया गया कि आप फिर से इनका जवाब दीजिए, जिसको कहते हैं ये रिजवाइंडर है। तो वो रिजवाइंडर का टाइम दिया गया था त्रिपुरा को 36 दिन पहले, 13 अक्टूबर को, और वो कल तक रिजवाइंडर नहीं दाखिल किए। अलबत्ता उन्होंने एक एप्लीकेशन दाखिल करके 3 हफ्ते का समय मांग लिया। लेकिन उसके बावजूद भी, चूंकि 2 बजे का समय दिया गया था माननीय न्यायाधीश द्वारा, और ये था कि स्पेशल टाइम 2 बजे दिया गया तो जरूर सुनवाई होगी। आप जान लीजिए कि जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता थे उस समय माननीय सलमान खुर्शीद जी, सूरी मैम और सौमिक देव जी, जो त्रिपुरा से आए हैं, वो 10 वर्ष से ये स्टेट अनिवार्यता की केस को त्रिपुरा के साथियों, शिक्षक साथियों के लिए लड़े हैं। तो वो भी काफी तैयारी, काफी जानकारी उनके पास है। वो भी आए थे। हमारे सम्मानित अधिवक्ता विक्रम हेगड़े जी, वो भी खड़े थे। हमारे 4 बड़े बड़े अधिवक्ता, फेस वैल्यू जिनको कहते हैं लीगल शब्दों में, वर्ड में, वो खड़े थे। और जैसे ही पटल पे आज केस आया, तुरंत वही स्टैंडिंग काउंसिल के लोगों ने, त्रिपुरा के, उन्होंने कहा कि सर हमने एप्लीकेशन डाला है, 3 सप्ताह का समय मांगा है रिजवाइंडर के लिए, तो कृपया मुझे 3 सप्ताह का समय दे दिया जाए। तो माननीय न्यायाधीश जी ने उनको एडमिट किया और 3 सप्ताह का समय दिया। इस पे कई साथियों का ये था कि उसमें कोई और कमेंट्स, एक्स्ट्रा कमेंट सरकार के लिए या शिक्षकों के लिए। फिलहाल आज न्यायालय में ऐसा कोई कमेंट्स नहीं हुआ है। अब आते हैं कि
इसके क्या हम अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किसी भी सरकार के पास एक विद्वान अधिवक्ता की अपनी एक टीम होती है। अगर मुद्दा इतना गंभीर है, रिजवाइंडर करना है, 36 दिन मिला है, वो 5 दिन 6 दिन में बैठकर रिजवाइंडर तैयार हो सकता था। पॉइंट्स तो वही हैं, अलग से पॉइंट्स आपको लाने नहीं है। तो ये हमारे आपके फेवर में जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा शिक्षक साथी, ये हमारे आपके फेवर में जाता है कि जो प्रश्न हमारे सम्मानित अधिवक्ता ने उस न्यायालय में उठाया है, माननीय न्यायाधीश के समक्ष उठाया है, उसका जवाब अभी तक त्रिपुरा सरकार, उसकी सम्मानित अधिवक्ता स्टैंडिंग काउंसिल के पास नहीं है। अगर रहता तो वो दाखिल कर दिए होते रिजवाइंडर। ये हमारे आपके फेवर में है। यानी टेट पे अभी जो तमाम ऐसे बिंदु हैं, अभी तो ये एक प्रश्न था, इसके अलावा तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनको कुछ ऐसे भी प्रश्न सामने आए हैं कि ये पूरे देश के लिए, एजुकेशन के लिए एक चैलेंज है। जैसे एक ये है कि टेट जो क्वालिफिकेशन है, आर्टिकल 23 का पैरा 1 जो कहता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इसको परिभाषित किया गया सरकार के भी द्वारा 1956 में, 1987 में, और जब एनसीटी अस्तित्व में आई 1993 में। क्वालिफिकेशन जैसे आप मैट्रिक है 2 वर्ष, हाई स्कूल है 2 वर्ष, स्नातक है 3 वर्ष, मास्टर डिग्री है 2 वर्ष, ऐसे जितने भी क्वालिफिकेशन है उनकी टाइम होती है, एक टाइम फ्रेम होता है। अब डीएलएड है 2 वर्ष, बीएड है 2 वर्ष। अब कोई बता दे भैया ये टेट कितने टाइम में है, कितने टाइम में, 6 महीने की पढ़ाई है कि 5 महीने की पढ़ाई है, कि यानी 2 घंटा बैठकर जो परीक्षा दे, तो वो क्वालिफिकेशन नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु आएगा। उसके अलावा कुछ और भी बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि एनसीटी इसको ये अधिकार है कि नहीं, रिक्रूटमेंट यानी शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में वो गाइडलाइन दे सकती है कि नहीं। अब लोगों को लगेगा ये कौन सी बात है, एनसीटी की बात है। हमने कहा ना कि जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो अफवाह उड़ा रहे हैं, जिनको लगता है कि अब तो गई नौकरी, ऐसा नहीं है। ये हम शिक्षक साथी जुड़े हैं तो परत दर परत खुलेगी और बाय लॉ हम लड़ेंगे। जो लॉ है, जो कानून और जो संविधान है, किस संवैधानिक संशोधन या किस संवैधानिक अधिकार के तहत एनसीटी को ये कब संविधान ने अधिकार दिया कि आप भर्ती के नियमों को निर्धारित करेंगे, टीचर्स भर्ती का। हम नहीं बता रहे, हमारे पास तो साक्ष्य हैं, लेकिन जो तमाम ऐसे विद्वान शिक्षक है जो, तो हम उनको ये दे रहे हैं कि आप भी जरा इसको पता करिए। क्या जब 1993 में एनसीटी अस्तित्व में आया तो उसको ये अधिकार मिला था कि आप टीचर भर्ती के लिए, क्या लोकसभा राज्यसभा में ऐसा कोई बिल आया था कि अब से इस देश में जो भी भर्ती होगी, टीचर भर्ती होगी, उसकी जो मिनिमम अर्हताएं हैं उसको एनसीटी तय करेगा? आप लोग भी पता करिए। तो जब संविधान के तहत बात होगी, लॉ के बाय लॉ बात होगी, हमारे विद्वान अधिवक्ता जब इन बातों को रखेंगे, तो जो एनसीटी अभी भाग रही है वो अपने पैरा 5 को क्लियर नहीं कर रही, आके पैरा 4 को क्लियर नहीं कर रही है, जिसको 23 अगस्त 2010 का जो उसका अपना नोटिफिकेशन है, जिसमें उसने पैरा 4 में, पैरा 5 में छूट दिया है आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व शिक्षकों को। तो वो जो एनसीटी एक हलफनामा से भाग रही है, उस एनसीटी को अब बहुत कुछ बताना होगा। आप ध्यान से देखेंगे, अगर पता करेंगे तो जून 2012 में जाकर सदन में एक पास हुआ बिल कि एनसीटी को अधिकार दिया जाता है रिक्रूटमेंट का, शिक्षक भर्ती का।
नियम बनाने का, अहर्ताएं तय करने का, और नहीं तो आपको 2008 का यूपी बनाम राय साहब का एक केस है, उसको ध्यान से पढ़ लें आप लोग, जिसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई को कोई अधिकार नहीं है कि वो शिक्षक भर्ती के लिए नियम बनाए, इसको संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब ये